ओके, गुड इवनिंग। अ, और 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 बताइए बताइए अभी अभी सब सब ठीक ठीक ठाक ठाक है, है, घर घर पे पे सब सब लोग लोग खुश खुश हैं? हैं? यस सर। हाँ, काफी खुश हैं घर पे सब। हाँ। और हाँ हाँ जी। जी। काफी दिनों से तो ऐसा चल रहा है कि एक लाइन थी वो क्रॉस कर गए हैं। हम्म। उसके बाद बाकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए चलिए ठीक ठीक है। है। एक एक तो तो एक 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 ये ये स्टेज स्टेज है है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइफ लाइफ का का कि कि हाँ हाँ भाई भाई एक एक सेमी सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट या या गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जॉब में में सिलेक्शन सिलेक्शन हो हो जाना जाना एक एक बहुत बहुत स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ले ले आता आता है है लाइफ लाइफ में। में। और और मेंटल मेंटल काइंड काइंड ऑफ ऑफ मेंटल मेंटल पीस पीस भी भी रहता रहता है है बच्चों बच्चों को, को, जिन जिन जो जो ऑलरेडी ऑलरेडी नहीं नहीं कहीं कहीं जॉब जॉब में में थे। थे। तो तो एक एक तरह तरह से से बहुत बहुत एक एक तरह तरह से से कहें कहें कि कि बहुत बहुत अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट एनवायरनमेंट बनता बनता है है आसपास आसपास में, में, फैमिली फैमिली में, में, सोसाइटी सोसाइटी में। में। और और साथ ही साथ ही साथ साथ अपनी अपनी भी भी एक एक फीलिंग फीलिंग, बहुत बहुत अच्छी अच्छी सी सी फीलिंग फीलिंग रहती है रहती कि है कि चलो चलो आई आई हैव हैव डन डन समथिंग। समथिंग। तो तो एक्चुअली एक्चुअली हम मैंने मैंने ये ये मीटिंग मीटिंग करा करा था था इसलिए इसलिए कि कि हम हम लोग लोग थोड़ा थोड़ा सा सा बात बात करेंगे करेंगे कि कि आपने आपने किस किस तरह तरह से से तैयारी तैयारी की की थी थी और और क्या 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 आपको आपको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आई, आई, ठीक ठीक है है ना? ना? और और क्या 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 प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आपने आपने उस उस समय समय में में देखा। देखा। तो तो उस उस हिसाब हिसाब से से हम हम लोग लोग थोड़ी थोड़ी सी सी बात बात करेंगे। करेंगे। सबसे सबसे पहले पहले तो तो आपका आपका ये ये बता बता दें दें कि कि किस किस बैंक बैंक में में सिलेक्शन सिलेक्शन हुआ हुआ है, है, फिर फिर से से एक एक बार बार बता बता दें। सर मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ सिलेक्शन हुआ है। दें। वेरी वेरी गुड। गुड। कहाँ कहाँ से से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं हैं आप आप एग्जैक्टली? एग्जैक्टली? सर मैं एक गांव है ठठिया, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश। मैं वहाँ से बिलोंग करता ओके, ओके, वेरी वेरी गुड। गुड। चलिए चलिए, अब अब और और ये ये वीडियो वीडियो ऑनलाइन ऑनलाइन अपलोड अपलोड होगा होगा तो तो आपको आपको तो तो कोई कोई आपत्ति आपत्ति नहीं नहीं होगी होगी इसके इसके बारे बारे में? में? हूँ। कोई च- इशू नहीं सर। चलिए चलिए ठीक ठीक है, है, ओके। ओके। तो तो आपका आपका मीडियम मीडियम ऑफ ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन या या एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन जो जो अपीयर अपीयर हुए हुए थे थे, आप आप वो वो क्या क्या था? था? सर मीडियम इंग्लिश था। मीडियम मीडियम इंग्लिश इंग्लिश था। था। हाँ, हाँ, कंफर्टेबली कंफर्टेबली एक्चुअली एक्चुअली बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की की इंग्लिश इंग्लिश पढ़नी पढ़नी पड़ती पड़ती है है या या समझना समझना पड़ता पड़ता है है बैंक बैंक पीओ पीओ के के एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में। में। तो तो इंग्लिश इंग्लिश अगर अगर मीडियम मीडियम भी भी इंग्लिश इंग्लिश रहे रहे और और थोड़ा थोड़ा सा सा उसको उसको लेके लेके चलेंगे चलेंगे तो तो हम हम लोगों लोगों को को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा फायदा ज़्यादा ज्यादा रहता रहता है। है। क्योंकि क्योंकि बच्चे बच्चे अगर अगर हिंदी हिंदी को को देखते देखते हैं हैं और और हिंदी हिंदी की की तरफ तरफ अगर अगर झुकते झुकते हैं हैं तो तो चलिए चलिए ठीक ठीक है, है, हिंदी हिंदी का का क्वेश्चन क्वेश्चन तो तो आ आ जाएगा, जाएगा, बट बट इंग्लिश इंग्लिश का का जो जो सेक्शन सेक्शन होता होता है है, मुझे मुझे जहाँ जहाँ तक तक लगता लगता है है कि कि बहुत बहुत एक एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेंटेन मेंटेन करता करता है। है। चाहे चाहे वो वो बैंक बैंक पीओ पीओ हो, हो, एसबीआई एसबीआई पीओ पीओ हो, हो, उसका उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मुझे मुझे लगता लगता है है कि कि अब अब बढ़ते 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 करीब करीब मैथ मैट के के मैनेजमेंट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट टेस्ट जो जो ऑल ऑल इंडिया इंडिया होता है होता है उसके उसके लेवल लेवल तक तक चला चला गया गया है। है। और और इवन इवन बहुत बहुत सारे सारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते होते हैं हैं जो जो कैट कैट के के लेवल लेवल को को भी भी टच टच करते करते रहते रहते हैं, हैं, जैसे जैसे एसबीआई एसबीआई पीओ पीओ के के क्वेश्चंस क्वेश्चंस होते होते हैं। हैं। थोड़े थोड़े से से ट्रिकी ट्रिकी ज़्यादा ज्यादा होते होते हैं। हैं। तो तो इंग्लिश इंग्लिश का का भी भी उसी उसी तरह तरह से से है है कि कि इंग्लिश इंग्लिश में में भी भी इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज तो तो है है ही, ही, साथ ही साथ ही साथ साथ आपका आपका जो जो रीजनिंग रीजनिंग पार्ट पार्ट है है इंग्लिश इंग्लिश का, का। मतलब मतलब कि कि इंग्लिश इंग्लिश में में जो जो लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग होनी होनी चाहिए। चाहिए, लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग तो तो किसी किसी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में में हो हो सकती सकती है, है, मतलब मतलब वो वो तो तो माइंड माइंड का का स्टेट स्टेट है है कि कि आप आप किस किस तरह तरह से से उसको उसको उस उस ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन क्वेश्चन को को या या प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन क्वेश्चन को को जो इंग्लिश इंग्लिश में में है उसको उसको सॉल्व सॉल्व करते हैं। करते हैं। चलिए, चलिए, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात बात थी थी कि कि आप आप एक एक बहुत बहुत छोटे छोटे से से गांव गांव से से आते आते हैं हैं और और फिर फिर आपने आपने एक एक अधिकारी अधिकारी वर्ग वर्ग में में अपना अपना चयन चयन लिया। लिया। और और बहुत बहुत खुशी खुशी की की बात बात है। है। हम हम मैं मैं मुझे मुझे ये ये बताइए बताइए कि कि जो जो कि कि आपका आपका आपकी आपकी जो जो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई लिखाई हुई हुई वो वो किस किस मीडियम मीडियम में में हुई, हुई, हिंदी हिंदी मीडियम मीडियम में में कि कि इंग्लिश इंग्लिश मीडियम मीडियम में? में? सर 12th तक हमने हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से 12th किया है, 10th 12th तक। हम्म। उसके बाद ग्रेजुएशन में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो फिर उसमें पूरा थ्रू आउट इंग्लिश था। हम्म। हम्म। तो फिर तब से इंग्लिश
इंग्लिश में जो है पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मतलब उसके बाद तब से आप मतलब इंग्लिश से यूज टू होने लगे। ओके। फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है एक बच्चे ने जिसने 12th हिंदी से किया हो, इंग्लिश भी, इंजीनियरिंग मैंने भी की है, इंजीनियरिंग का इंग्लिश इतना भी ऐसा इस स्टैंडर्ड का नहीं होता है कि आप कैट मैट और पीओ के स्टैंडर्ड की इंग्लिश आप पढ़ रहे हो वहाँ पे। ज्यादातर आप यूज, मतलब जितना आपको यूज होता है बस लिखने के टाइम में, उसको कर लेते हैं। अगर आप जैसे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, या कुछ ऐसा लिख रहे हैं, मतलब इंग्लिश काम लायक अगर इंग्लिश भी आती है किसी को, तो वो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पास आउट कर सकता है। लेकिन
लेकिन एक पीओ का एग्जाम पास करने में मुझे लगता है कन्वर्सेशनल इंग्लिश जो होती है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पार्ट बहुत पूछा जाता है ग्रामर के अलावा। ग्रामर का तो कॉन्सेप्ट होता ही है, साथ ही साथ तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा टफ रहता है, जो बच्चे 12th तक हिंदी में करते हैं। फिर चलिए, आपका 4 साल का इंजीनियरिंग का पार्ट था, जिसके कारण से थोड़ा सा आपको हेल्प हुआ। तो एक बात बताइए कि मुझे एज एन इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग में थे, तो आपके लिए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट थोड़ा सा हल्का हो गया होगा या आसान रहा होगा, कैसा रहा था? सर सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो इजी रहा था। दिक्कत मुझे आती थी इंग्लिश में, जैसे ओके। वोकैब अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ओके। वोकैब बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन उसमें सुधार, उसमें नंबर लाने के लिए मैं फोकस किया, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो ओके। पार्ट हम ग्रैब कर सकते थे। फिर इसके बाद पैराजम्बल्स वगैरह, मैचिंग वगैरह थी, तो इसमें मार्क्स उठाए जा सकते हैं। ओके। तो उसकी प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट किया। ओके। तो इसमें जैसे मेनली आपको, जहां तक मुझे लगता है कि दिक्कत होता होगा, जहां पे ग्रामेटिकल एरर डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट आता होगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मुझे जहां तक लगता है, जिनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, जिनका वोकेबलरी से रिलेटेड इश्यूज है। और चलिए, बहुत अच्छा है। और ये बात बताइए, चलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो आपने बताया कि आपका थोड़ा सा अपर हैंड था। इंग्लिश में आप थोड़े से वोकेबलरी में कमजोर थे, इंग्लिश का तो खुद आपने बता दिया। रीजनिंग की तैयारी किस तरह से की, कौन सी बुक पढ़ी, कैसे, मैं कौन सा मैगजीन यूज किया, इसके बारे में भी बताएं थोड़ा सा। सर रीजनिंग में पहले मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। एक एस रीजनिंग करके एक बुक आती है, तो वो बुक मैंने स्टार्ट की लगाना, और वो कंप्लीट कर दी थी मैंने बुक। मैंने स्टार्टिंग की थी अप्रैल से, अप्रैल 2021 हम्म। पढ़ाई स्टार्ट की। हम्म। तो उसके बाद से मैंने कंप्लीट कर दी। पहले एस की जो बुक्स थी, एस क्वांट और एस रीजनिंग कंप्लीट कर दी थी। हम्म। और उसके बाद फिर जब मेंस के लिए अलग से मैंने पजल वगैरह, जो स्पेशली फोकस थी पजल पे, हम्म। तो उस सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, तो उस पे फोकस किया। ओके। तो आपने कोई एस की बुक पढ़ी और कोई हायर ऐसा स्टैंडर्ड का बुक जरूरत नहीं पड़ी आपको आईबीपीएस पीयू नहीं के? ओके, फाइन। और ये तो रीजनिंग की बात हो गई, इंग्लिश आपने बताया, क्वांट में आपने बताया, क्वांट में आपने किस बुक का सहारा लिया था और कैसे उसको किया? सर तीनों में ही एस की बुक आती है, एस क्वांट, एस रीजनिंग करके, और एस ओके। इंग्लिश करके। एस इंग्लिश तो सर मैंने बाय नहीं की थी, लेकिन क्वांट और रीजनिंग बाय की थी। उसमें पहले मैंने बेसिक कंप्लीट किया, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। और फिर यूट्यूब पे लेक्चर से, यूट्यूब का सहारा लिया मैंने, ओके। कि कुछ अगर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जैसे कैसे वो बता रहे हैं, तो वो पढ़ के फिर इंग्लिश मैंने कम्प्लीटली यूट्यूब से कंप्लीट किया। ओके। और फिर रीजनिंग में ये था सर, बेसिकली ये किसी भी, अगर मैथ या क्वांट या रीजनिंग की बात करें, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे हम्म। उतना ही आप जो है फास्ट जा सकते हैं, उतना ही आप तो मेन प्रैक्टिस। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आ, जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करते थे? सर अपने आप पे जो है थोड़ा रोक लगानी चाहिए। हम्म। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर किसी को पता होता है कि अपने मन में डाउट आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट है, हम्म। या ये गलत तुम कर रहे हो। मेनली क्या होता है, जब एरर निकाल रहे होते थे इंग्लिश में, हम्म। तो इंग्लिश में ये दिक्कत आती थी कि पता लग जाता था, दिमाग में क्लिक हो जाता था कि हाँ ये गलत कर रहा हूँ मैं। तो वो इस तरीके से मैं अपने आप को रोक लेता था हम्म। कि नहीं, ऐसे नहीं करना। ये गलतियां मैंने मॉक में जल्दी से हम्म। कि मॉक में आदत डाली धीरे धीरे, कि नहीं ये नहीं करना है, इतना ही करने हैं क्वेश्चन। इसमें 100% श्योर था, वो वही आगे बढ़ा। क्वांट में सर ऐसा था, क्वांट में कॉन्फिडेंस था कि हम्म। हाँ ये होगा, जो है ये आंसर हम्म। होगा। और रीजनिंग में भी सर ऐसे ही था। ओके। ओके। हाँ, क्वांट में तो है कि एक सही लाइन पे आप अगर जा रहे हैं तो आंसर सही आ जाता है, वो पता भी चल जाता है। और इंग्लिश में तो है कि भाई आप जितना ज्यादा उस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करा हुआ है पहले से, और जितनी तेजी से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि जो क्वेश्चन की रीडिंग एबिलिटी है, उसको जितनी तेजी से आप पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इंग्लिश के प्रिपरेशन में। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आपको अगर 2-3 बार पढ़ना पड़ जाए एक ही पैराग्राफ,
तब आपको समझ में आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कट ऑफ पार होगा कि नहीं। बहुत अच्छी बात। ये एक बात बताइए कि आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन थे मेंस में और कितने अटेम्प्ट किए सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं अपना रिजल्ट देख लेता हूँ सर। 22 के अराउंड मैंने अटेम्प्ट किए थे। थे? और उस आउट ऑफ कितने आउट क्वेश्चन? ऑफ 45 क्वेश्चन आते हैं सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली आपने आपने 22-20 क्वेश्चंस के आसपास आपने उसमें अटेम्प्ट किए थे। अंदाजन बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें जरूरी नहीं है कि आप देखें, अंदाजन भी बता सकते हैं। सर रीजनिंग मेरे 6.25 मार्क्स आए। कितने आए थे? 26.25। ओ नहीं, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस मैं पूछ रहा था। क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए थे? क्योंकि वो तो एक 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 26.5 आपके मार्क्स आए। तो मतलब स्केलिंग हुई एंड आपको एक थोड़ा सा बेहतर उसमें आया। और नॉर्मलाइजेशन तो सब होता है शिफ्ट वाइज। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, ये तो हो गया क्वांट में। रीजनिंग में कितनी कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आपने लगभग? सर रीजनिंग में भी ऐसे ही था मेरा 22 के आसपास, 22-23 ओके, के आसपास। ओके फाइन। और इंग्लिश में? इंग्लिश में सर इंग्लिश काफी, मुझे लगता है जिनकी अगर वोकेबलरी अच्छी नहीं थी हम्म, तो उनके लिए इंग्लिश बहुत अच्छा आया था। हम्म, और उसमें क्या था कि सेंटेंस मैचिंग के क्वेश्चन थे। एक हम्म, पैराग्राफ दे रखा था और नीचे क्वेश्चन दे रखे थे। पूछा गया था कि इस पैराग्राफ से हम्म, कितने नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। हम्म। तो जिसकी अगर वोकेबलरी भी नहीं अच्छी है तो वो ऐसे आंसर दे सकता था। और दो दो मार्क्स के ये क्वेश्चन। ओके, तो आपने 70 लगभग क्वेश्चन। 17। 17 है सर। ओके फाइन, 17। चलिए। चलिए कोई बात नहीं। आप एक अब लास्ट जो पोर्शन है जीएस करंट अफेयर एंड उसमें से थोड़ा सा कंप्यूटर अवेयरनेस भी पूछते हैं शायद। तो उसके पार्ट को आपने कैसे तैयारी की, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर उसमें 40 में से सिर्फ मैंने 10 अटेम्प्ट करे। 10 अटेम्प्ट किए? और ओके, 10 में से मेरे सिर्फ उसमें मार्क्स आए हैं 7.75 के अक्रॉस आए ओके, हैं। ओके, 7 पॉइंट समथिंग आए हैं मार्क्स। ओके। फिर भी और उसमें क्या एक्यूरेसी था लेवल सर। बहुत अच्छा है आपका, मतलब 70-75% एक्यूरेट हो जा रहा है। चीजें एक्यूरेट हो जा रही, तो ये अच्छा एक एक्यूरेसी लेवल मान के चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा। तो उसमें आपने कौन से बुक का सहारा लिया था, कौन से साइट का, या ऐसा कुछ, किस तरह से पढ़ाई की थी जीएस के लिए? सर इसके लिए यूट्यूब पे एक सर हैं। हम्म। सर नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वगैरह तो ना नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आशीष गौतम करके सर हैं। हम्म, तो उनके लेक्चर्स आते तो उनकी मैंने जो मंथली पीडीएफ थी हम्म। वो सर पढ़ पाता था, क्योंकि ओके। फ्रीलांसिंग कर रहा था उस समय सर। तो हम्म, उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं डेली लेक्चर सुनूं उनके। ओके। तो हाँ, मंथली पीडीएफ थी उनकी, तो वही मैं रिवाइज करता रहता था। हम्म। कि सर मंथली पीडीएफ उठा ली हम्म, है। जीएस का ऐसा था सर, मैंने कि मैं जैसे ही मैं फ्री दे के आया था, हम्म, थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ निकल जाएगा, तो मैंने हम्म। तभी से स्टार्टिंग कर दी ओके। थी। कितने मंथ पहले का जीएस पढ़ना पड़ता है मेंस से पहले? सर मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था। ओके, और एग्जाम कब हुआ था अप्रॉक्स मेंस का? आपको अप्रॉक्स 6 मंथ का तो आपको कवर करना चाहिए। ओके, 6 मंथ का। ओके, एग्जाम हुआ था सर जनवरी में। ओके, ओके फाइन। मुझे लगता है कि शायद आपको जीएस में थोड़ा और मार्क्स आता तो अच्छा बैंक आप इम्प्रूव कर पाते। जीएस में कहाँ गलती हो गई जो आपको लगता है कि ये कम मार्क्स आ गए थोड़े? सर जीएस में दिक्कत रही, उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, मेरी ये गलती है। ओके, मतलब जीएस और अच्छे से प्रिपेयर इसमें तो कुछ ऐसा स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। इसमें भी है कि आप जितना से जितना ज्यादा मगअप कर सको, रट सको, चीजें कंटेन कर सको, रिटेन कर सको अपने दिमाग में। तो ये चीज, चलिए, वेरी गुड। आप उसमें आपने बहुत ईमानदारी से कहा है कि मैं उसको कवर नहीं कर पाया, चीजों को, सब सब चीजों को। फिर भी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छी रही आपकी, आपने 10 बनाया और 75% मार्क्स आए। और इसमें थोड़े अच्छे आते तो आई होप कि हम लोग। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगता है कि अभी जो नए आ रहे हैं विद्यार्थी, ठीक है ना, उनको किस तरह से एडवाइस करेंगे आप, जो नए बच्चे आएंगे, आ रहे हैं, आना चाहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में,
आईबीपीएस पीओ में अपीयर होना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या एडवाइस आपकी तरफ से रहनी चाहिए? सर पहली एडवाइस ये रहेगी सर कि मॉक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हम्म, सिर्फ मॉक्स लगा के ना छोड़ दें, उनका उन्हें रिव्यू ज़रूर करें हम्म, कि कहाँ पे गलती। मैं रिव्यू ऐसे करता था सर कि मान लीजिए मैंने जो क्वेश्चन नहीं लगा पाया, हम्म, मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा ज़रूर लगाता था कि हम्म, हाँ, ये क्यों नहीं लगे। भले ही जो लग गए हैं उनका टाइम मैनेज करना, ये भले ही एक बार ना दे पाऊँ, हम्म, लेकिन मैं प्री के मॉक्स में आधा घंटा ज़रूर देता था हम्म, कि हाँ, मैं कौन-कौन से क्वेश्चन नहीं लगा पाया, उन्हें पूरा लगाना है। उनके हम्म, सॉ अगर नहीं और आ रहा है सॉल्यूशन देखना है। और दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे कि मैंने भी गलती की थी, एसबीआई क्लर्क का मेंस नहीं निकला था मेरा। सबसे ओके, पहला एग्ज़ाम मैंने वही दिया था, प्री निकल गया था उसका। तो उसमें दिक्कत ये थी कि मैंने मेंस की तैयारी काफ़ी लेट स्टार्ट हम्म, की। जब एडमिट कार्ड आ गया, उसके बाद मैंने तैयारी करना स्टार्ट की। हम्म, तो ये गलती ये करते हैं कि जीएस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ये मेरी हम्म, गलती रही। हम्म, और मैं कहूँगा कि वोकैब अच्छी करें, क्योंकि आरसी में 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हाँ, वो या तो सिनोनिम या एंटोनिम्स पूछेंगे, हम्म, तो इसमें आप अपने नंबर और इकट्ठे कर सकते हैं। इसके अलावा जो जब अटेम्प्ट कर रहे हो मेन एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अपने जो आपकी स्किल्स हैं, उस पे ध्यान दीजिए। जैसे इस बार का जो मेंस आया था, उसकी रीजनिंग काफ़ी अलग आई थी एकदम, हम्म, स्टैंडर्ड एकदम हाई लेवल था। हम्म, तो मेरा ये कहना है कि 2 घर हैं एक तरीके से। हम्म, एक घर में आप बचपन से रह रहे हैं हम्म, और एक घर है नया एकदम। तो आप जिस घर में बचपन से रह रहे हैं, उसमें अगर लाइट भी बंद कर दी जाए, तो आप किसी भी कोने में जा सकते हैं। हाँ, और जो नया घर है, जिसमें आप कभी नहीं गए, उसमें लाइट भी जल रही हो, तो आपको जाने में डर लगेगा। हाँ, वेरी आप गुड। सही से घूम नहीं पाएँगे। तो हम्म, जिसमें आपका फ़ोकस है, वही घर में जाएँ, तो वही एग्ज़ाम पूरा पेपर देख लें आप कि हाँ, ये मुझे आता है, ये करना है, तो यही करूँगा। अगर क्वेश्चन में आप भिड़ गए हैं कि हाँ, आप महारथी बनने हैं, तो फिर सर टाइम बर्बाद करेंगे और कुछ वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कि आप अपना जैसा कि मैंने भी अपने मोटिवेशनल वीडियो में कहा था कि 100% सिलेबस कोई कर नहीं सकता है और करने की जरूरत भी नहीं है। कंपटीशन वो चीज नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल की एक्यूरेसी मांगती है। अटेम्प्ट तो होना चाहिए, बट उसमें एक्यूरेट अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आप 70% ही सिलेबस करके जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 70% जो सिलेबस आपने करा है उसका 90% एक्यूरेट करके आए। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। 10 में से 7 चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, तो 7 में से आप कोशिश करें कि 90% सातों चैप्टर का आपको वहां पे आप लिख कर आए और समझ के आए। तो मुझे यही लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने इंजीनियरिंग करी है, इसलिए आपके आपके लिए क्वांट बहुत इजी पड़ा। आप ग्रेजुएशन के बच्चों को कैसे क्वांट इम्प्रूव करने का बताएंगे, क्या करेंगे? उनको तो जनरल ग्रेजुएट बच्चे हैं, क्या करें बेचारे, उनके साथ बहुत बड़ी दुविधा होती मैथ्स को लेके, क्वांट। सर मैं कहूँगा वो बेसिक से स्टार्ट करें, धीरे-धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, एकदम अपने पे प्रेशर ना आने दें। हम्म, क्या करें, जैसे उन्होंने अगर मान लीजिए कोई एक परसेंटेज पढ़ा है, हम्म, तो परसेंटेज ये देखिए सर, परसेंटेज और जो हम लोग के टेबल्स होते हैं, हम्म, पूरी क्वांट इसी पे भरी पड़ी है। हम्म, पूरी क्वांट देखी जाए, परसेंटेज और टेबल पे भरी पड़ी है। हम्म, आप अगर डीआईबी आगे लगाएंगे तो परसेंटेज आएगा, हम्म, टेबल आएगा। तो पहले बेसिक्स आप क्लियर करें, धीरे धीरे से आगे बढ़ें। हम्म, एकदम से आप डीआई लगाने बैठ जा रहे हैं तो लगेगा नहीं। हम्म, धीरे धीरे आप अपने बेसिक्स क्लियर करें, तब आगे बढ़ें और प्रैक्टिस जरूर करें। हम्म, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके। तो उसमें वही बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए। मुझे जहाँ तक मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है कि एकदम बेसिक बुक से स्टार्ट करें। कोशिश करें कि 8 9 10th की जो बुक्स होती है, उसकी उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें, ताकि बेसिक मैथ्स उनका फिर से एक बार। 10th तक तो मैथ्स सब पढ़ा ही होता है। बस बिल्कुल इंटरेस्ट के कारण आगे बच्चा नहीं लेता है उस चीज को, कि इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल। उतना समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन क्या होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, या इस तरह का जो भी नॉन मैथमेटिकल जो कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं, उसके उसका करने के बाद बच्चे आते हैं इसमें और दिक्कत होती है उन्हें। तो उसमें तो मुझे यही लगता है कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज्यादा देना चाहिए मुझे लगता है। जैसा जी, जी। बेसिक से स्टार्ट करने पे उनको आपसे ज्यादा, मतलब 2 3 महीना हो सकता है एक्स्ट्रा देना पड़े,
एक मैथमेटिक्स ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कम देना पड़े टाइम उसमें, लेकिन उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। और जीएस में तो ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही आते हैं मैक्सिमम, मुझे नहीं लगता है हाँ स्टैटिक सर, इस जीएस। बार तो ऐसा था कि उन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि अकॉर्डिंग टू दिसंबर न्यूज़पेपर। ओके, तो ऐसा हर लिख क्वेश्चन दिया में था। ऐसे ही लिखा था, हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा था अकॉर्डिंग टू दिसंबर न्यूज़पेपर, अकॉर्डिंग टू ओह, दिसंबर। मेंशन ना मतलब पोस्टिंग जनवरी वगैरह में लिखी। एग्जाम हो रहे थे तो उसने उसमें दिसंबर का कोट कर दिया था कि दिसंबर न्यूज़पेपर के हिसाब से, ऐसा। यस सर, यस सर। वाह, तो अभी तो ये पूरी तरह से करंट अफेयर ही हो गया। हाँ, ये वो कहते हैं ना कि एक्सप्लोर करा रहे हैं वो, आप अपने ये नहीं, हथियार हमेशा तेज रखिए तो वो कहीं भी यूज हो सकते हैं। ये हमेशा ओके। जो है जीएस एक बहुत बड़ा पार्ट है, हम्म। उसमें कोई महारत हासिल हासिल करना। नहीं, वो तो है, वो तो उसका तो कोई मतलब और छोर ही नहीं है। जी जीएस तो एक समुद्र की तरह है, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और जनरली जो बैंकिंग इंडस्ट्री का होता है एग्जाम, उसमें रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। और आप बिल्कुल कुछ बिल्कुल। उसका पैटर्न नहीं निकाल सकते हैं कि देखो इसमें से आ जाएगा, इकोनॉमी पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, या बैंकिंग फिनांस पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। वो जनरल न्यूज या जनरल कोई अगर कहीं पे एमओयू साइन हो गया है दो कंपनी के बीच में, उसके बारे में भी पूछ लेते जी बिल्कुल। कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि मान लीजिए कि इस बार स्पोर्ट्स से नहीं आया तो हमेशा स्पोर्ट्स से नहीं आया, हैं। ओके। तो कुछ एग्जैक्ट कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल सकते। ओके, फाइन, वेरी गुड। और यही सब चीजें मैं बस मैं बात करना चाहता था कि आपका इस तरह से रहा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और इंटरव्यू की तो आपने हमसे हमारे साथ आपका था, सर लिया थैंक यू आपने। वेरी। आपके ये देखिए सर कि मैं बिल्कुल, मेरा कॉन्फिडेंस आपको पता ही था कि हाँ। मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था हम्म। और काफी लूज हो रहा था। लेकिन जब मेन एग्जाम्स में, मेन इंटरव्यू में मैं पहुंचा, ऐसा लग रहा था कि ड्राइविंग सीट पे मैं खुद बैठा। ये चलिए। था, जैसा मैं बता रहा था वैसा वो पूछ रहे थे। हम्म। मैंने की पॉइंट्स डाले कि हाँ बजट डाला, तो उन्होंने बजट पूछा, हम्म। और जैसा आपने बताया था उसी तरीके से कि बीच हम्म। बीच में की पॉइंट्स डाल देना है, तो वो वही पिक कर रहे थे, वही पूछ रहे थे। तो हम्म। काफी अच्छा गया, इतना बहुत हद एक्सपेक्ट तक नहीं होता किया है। देखिए क्या होता है ना कि मैं एक बहुत चीज बताता हूँ, आप तो बैंक एम्प्लॉय बनेंगे। क्या होता है ना कि बैंक के जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, थोड़ा सा पता चलते रहता है। जब मैं बात बात करता हूँ अपने डीजीएम से, सीजीएम से, जीएम से, तो आइडिया लग जाता है किस माइंडसेट का व्यक्ति है ये, और क्या क्या बच्चों से पूछेगा। ठीक है ना। बहुत सारा चीज 8 साल नौकरी करने के बाद, 9 साल पता लग जाता है, और मीटिंग होती रहती है, कॉन्फ्रेंसेज होते रहते हैं, कहाँ पे वो टोकते हैं, कहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए जैसे मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, वहां पे आप कीवर्ड्स डाल के उसको फंसा नहीं सकते। वो बंदा एकदम आउट ऑफ ब्लू पूछेगा कुछ भी। ठीक है ना। हो सकता है कि आपके कीवर्ड्स पे पूछे, लेकिन वो कीवर्ड्स पे ही इतना एक्सेप्शनल पूछ देगा आपसे कि आप उस समय में आपको पता ही नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहीं के मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही एक थे कैंडिडेट, जिनको कि मतलब दरभंगा या मिथिला रीजन में पड़ता है, मैथिली का है। तो यहीं से वो उनका यूपीएससी का इंटरव्यू था, साथ में ही थे वो। तो दिल्ली में तैयारी करी थी उन्होंने, तो हमारे साथ ही थे। तो उनको लगता था कि उन्होंने यहाँ मिथिला के मतलब दो तीन जो विद्वान जैसे थे ना, उनसे उन्होंने मतलब मैथिली के बारे में, क्योंकि पूछता, क्योंकि मिथिला के थे वो, दरभंगा के थे, तो पूछता वो जरूर इंटरव्यू में। तो पूरी पढ़ाई करके गए थे। यहाँ के विद्वानों ने उनको बताया था कि अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा जी तुमसे, मुझे नहीं लगता है। करीब 1.5-2 महीना पूरा उनका वो हुआ, पूरा उनको तैयार करके गए वो। लेकिन जब वहाँ इंटरव्यू में वो बैठे और जब उनसे पूछने लगे, जब मैथिली के बारे में, मिथिला के बारे में, और संस्कृति के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, तो उन उस मेरा वो जो फ्रेंड था उसको मतलब आश्चर्य हुआ कि मतलब इतना डेप्थ का नॉलेज तो वो मिथिला का जो विद्वान था उसको भी नहीं था, कि कहाँ से इसको दिमाग में आ रहा है ये सब चीज। और ये बहुत कोशिश कर रहा था अपने हिसाब से इंटरव्यू को कंडक्ट, मतलब उसको पास देने की। वो लोग बोलता था, लेकिन उसी पे ऐसा एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछते थे जो कि, लेकिन बैंक में बैंकिंग का क्या है कि उस तरह का हार्ड और उस तरह से थोड़ा एकदम इंटरनल डेप्थ में जाके नहीं होती है बातें, क्योंकि सीट्स होता है अच्छा खासा माने तो कंपैरेटिवली, क्योंकि आईएएस का सीट जो होता है यूपीएससी का, वो 800, 900, 1000, 1200 निकलता है। और इसमें है कि 5000, 6000, 4000 सीट निकलते हैं।
और जो जज करना रहता है, हाँ ये बात तो है, वो समझते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो समझते हैं चीजों को, लेकिन वो शुरू के 5-7 मिनट में ही जज कर लेते हैं कि इस बंदे को कितना नंबर देना है, या कितना किस लायक, क्या ये बैंकिंग के लायक है कि नहीं है, तो वो जज कर लेते हैं उसी टाइम में। फिर आपसे नॉर्मल बातें चलती हैं, फिर अगर हाँ बहुत ज्यादा जो आपके ऊपर जो ये रहता है फोकस उनका, कि ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं कि ये पर्सनालिटी वाला आदमी बैंक में टिकेगा कि नहीं टिकेगा। ठीक है, अब बाद में ना टिके चला जाए बच्चा कहीं और किसी और जॉब में, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन उस 5-10 मिनट 15 मिनट में वो देखते हैं। हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम था वो तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारा था कि 1 घंटे 1.25 घंटे तक का इंटरव्यू प्रोग्राम चलता था, और उसमें था कि हर एक वो क्षेत्र से पूछा जाए जिससे कि वो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सा बच्चे का आपने टेलीग्राम पे भी देखा होगा कि मैंने उसको बोला था, जैसे एक नीलेश था, उसको सोलापुर के बारे में मैंने बोला था सब पढ़ लो, वो सोलापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तुमको पूछेगा ही पूछेगा, और वो सही में उससे सिर्फ सोलापुर के बारे में पूछा और सारा कुछ बताया वो महाराष्ट्र का लड़का। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी दिमाग में रहती हैं, एक काम किए हुए व्यक्ति को थोड़ा सा ज्यादा आइडिया रहता है बेहतर, rather देन कोचिंग एक्सपर्ट से। तो मैंने जहां तक नंबर का भी आपका, मुझे लगता है कि अच्छा नंबर आपको दिया गया था इंटरव्यू में, सर 85 मार्क्स आए थे। 85। यस सर 85। वाह बहुत अच्छा, ये तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका, बेहतरीन। और ये क्या कहते हैं, मुझे जहां तक मुझे याद है कि आपको 75 के आसपास मैंने दिया था, या जो है इस तरह से 75-80 के बीच में के आसपास में दिया था। थोड़ा सा मुझे डर लग, मैंने आपको बॉर्डर लाइन पे रखा था क्योंकि थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं लड़का कहीं नर्वस हो गया ना तो गड़बड़ कर देगा ये, क्योंकि नर्वसनेस जो था आपका वो दिख रहा था मेरे को पहले वाले इंटरव्यू में, सेकंड वाले में थोड़ा कम हो गया था, बट मुझे लग रहा था कि कहीं रियल इंटरव्यू में जाके वहां पे सीनियर सब इतना रहता है, कुछ क्लिकिस पूछ दिया अगर इससे तो दिक्कत हो सकती है, तो मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा इनको बॉर्डर लाइन पे रखो और देखते हैं। तो फिर लेकिन बहुत अच्छा अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आपका रहा, बहुत अनएक्सपेक्टेड नंबर लाया आपने। था कि 70-72 तक आएगा, लेकिन 85 मीन्स इट मैटर्स, मतलब 85 नंबर सबको नहीं आता है, नहीं देते हैं जनरली वो लोग इतना अच्छा मार्क्स। तो सर जो आप फीडबैक्स दी थी बस उसी पे वर्क किया बिल्कुल, कि घबराना नहीं है। और आपने बताया कि जैसे मेरा इंटरेस्ट जा रहा था इंटरव्यू, हम्म, तो सबसे पहली बात मैंने उस पर फोकस किया हम्म, कि, और इंटरेस्ट तभी जा रहा था जब मैं चीजें बता नहीं पा रहा था जैसा हम्म, आपने बताया था। तो फिर मैंने फीडबैक्स पे ही वर्क किया, और मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट कर दिया था हम्म, जैसे। तो 5-10 मिनट शांति बना के शांत हम्म, रखता था दिमाग, तो फ्री लगता था, उसी से हम्म। शांत होके जा पाया, तभी हुआ। और आपने जैसा गाइड किया वैसे काफी अच्छा गया। थैंक यू वेरी मच सर अगेन। अरे नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है, आपका पूरा एफर्ट था, आपने काम करा है सारा, हमारा काम था थोड़ा सा गाइडेंस का। चलिए हम लोग का कांस्टेंट टच बना रहेगा, क्लोज्ड बैंकर्स ग्रुप में आप हैं ही, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी या कुछ भी बैंकिंग रिलेटेड आती है, जब तक हम लोग हैं, जब तक आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, तब तक हम लोग बने रहेंगे और आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करने की कोशिश करेंगे। कहीं से भी आपकी कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं कीजिएगा, मतलब मिस्टेकनली अगर आपको कहीं भी कुछ लगे कि मतलब यहाँ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करूँ अब, मतलब वहां जाने के बाद तो जरूर एडवाइस लीजिएगा, जरूर उस ग्रुप में डालिएगा, कोई ना कोई एडवाइस दे देगा कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है ना, तो बहुत मैंने सोच समझ के उसको करा है। और अगर चलिए ये तो हमारा पार्ट हो गया आपका, ये एडिट होके इसको जाएगा, अभी आपको कुछ पूछना ये रहेगा नहीं, पर्सनली कुछ पूछना है, कुछ करना चाहते हैं तो वो हम लोग बस उस पार्ट को डालेंगे जितना हमने प्रोफेशनली बात करा था। तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आराम से रिलैक्स होके पूछ सकते हैं अगर कुछ दिमाग में है तो। जैसे एक सर बात कहूंगा मैं कि बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि मेंस में मेरे इतने मार्क्स की कट ऑफ से ऊपर है, जैसे मेरे सिर्फ 9 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर थे, हम्म, तो काफी डाउट होता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये है कि इंटरव्यू काफी हेल्पफुल होता है, इंटरव्यू बहुत कुछ चेंज कर सकता है, हाँ, ये बात एक रही। और ये है कि लोग छोटी छोटी बात में कह देते हैं कि हाँ
ये डिफिकल्टी है, इसकी वजह से नहीं हम पढ़ पाए, इसकी वजह से नहीं पढ़ पाए। तो हर कोई डिफिकल्टी फेस करता है। एक मेरा खुद का मोटो है कि लाइफ विदाउट डिफिकल्टीज इज लाइक मॉड, कि मॉड गेम की मॉड कर दिए किसी गेम को, अगर जिसमें डिफिकल्टी रियल गेम है तो उसमें तो इंटरेस्ट से खेल रहे हैं हम लोग, और जैसे ही अगर मॉड कर देते हैं 1-2 दिन बाद हम गेम खेल के अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो वैसे ही लाइफ है, अगर लाइफ इजी चलती रही तो फिर बोरिंग हो जाएगी, तो मजा नहीं आएगा। नहीं, देखिए कंफर्ट जोन से जब तक आप नहीं बाहर निकलेंगे ना, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री या जॉब की जो भी जहां भी जॉब करेंगे आप, अगर आप पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हैं तो आपको एट रैंडम चीजें आएंगी। मतलब आप नहीं जान रहे हो कि अब मेरे ब्रांच में 400 आदमी अगर आए हुए हैं, दिन भर में आते हैं, तो उसमें पता नहीं कौन सा 10 आदमी आके मेरा दिमाग खा जाए, या कुछ भी ऐसा पूछ सकता है, क्या है, ये है, वो है, जो आपको एकदम कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है वहां पे ट्रेंड कोई नहीं है, आप एक अनट्रेंड अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। वो वहां पे आपको कहीं से भी कुछ, अगर आप उस तरह के पूरा पता है, पूरा बैंकिंग का जो वो क्वेश्चंस होता है, जो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू होता है, पूरा प्रोसीजर देखिएगा। मेंस में आप जब रीजनिंग इतना स्टैंडर्ड का रहता है, क्वांट इतना स्टैंडर्ड, इंग्लिश, तो उस समय क्या देखता है ना कि बच्चे का कितना, आपको कभी कभी लगता होगा ना जब आप बनाते होंगे रीजनिंग क्वांट या इंग्लिश, तो कभी कभी लगता होगा ब्लॉक हो गया पूरा माइंड, अब नहीं बना सकता मैं, अब नहीं काम करेगा मेरा दिमाग। तो ये उसी चीज को जज करता है, उसी चीज को टेस्ट करता रहता है। तो चाहता है कि आप जब ब्रांच में भी जिस दिन काम करेंगे ना, तो कभी कभी आपको लगेगा कि 2, ढाई, 3 बजते बजते अब मैं 1 मिनट नहीं रह सकता ब्रांच में, अब मेरे को निकलना पड़ेगा। ये कंडीशन आ जाएगी, और उस कंडीशन में जब आप 1 घंटा खींचेंगे तो वो तब आपको पता चलेगा कि इट इज सिमिलर टू दैट मेंस एग्जामिनेशन। कि मुझे जब लग रहा था कि मैं जब प्रैक्टिस करता था और देता था और तैयारी कर रहा था, तो जो ब्लॉकेज के कंडीशन के बाहर भी जाके जो बच्चे काम कर गए, वो सारे सेलेक्ट हो गए, उनका मार्क्स अच्छा हो जाएगा। और फिर इंटरव्यू वाले मैटर में फीडबैक पे काम कर गया, फीडबैक पे काम किया जिन्होंने, उनका अच्छा हो जाएगा। हाँ, अब ये है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेंस वाले मार्क्स में, और इंटरव्यू में भी उस तरह का नहीं आ पाया, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है। अब देखिए एक हमारे साथ मनस्विनी थी बिहार की, उनका 0.06 से मिस हो गया। मतलब कि थोड़ा सा मेंस में या इंटरव्यू में ही थोड़ा सा और परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। फिर ये तो देखिए पैनल पे भी डिपेंड करता है, उसको भी बच्ची को करीब 76-78 नंबर आया। खराब नंबर नहीं है, 70 से ऊपर का सारा मार्क्स को मैं अच्छा मानता हूँ कि अच्छा परफॉर्म किया बच्चे ने। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि बच्चों, मेंस में इतना नंबर आप ले आइए, मेंस में इतना मार्क्स लाइए आप, कि आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा, जो क्योंकि अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी, ठीक है ना। पैनल का अगर आदमी, हो सकता है 1-2 आदमी को भी आप बहुत अच्छे नहीं लगे या आपको नहीं लगा, तो थोड़ा सा वो मार्क्स अपने लेवल पे कम कर देगा। तो फिर भी ये जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेंस तक का मुद्दा जो होता है वो अपने हाथ में होता है, कि आपके पास है सब कुछ, आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना, वहां मैटर होता है। और इंटरव्यू का मुद्दा है कि क्या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन पाया कि नहीं। अगर वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं बन पाया, तो हो सकता है मार्क्स का डिफरेंसेस अच्छा खासा हो जाता है दो पैनल के बीच में। हो सकता है किसी बच्चे का कंडीसिव इन्वायरमेंट बना और अच्छा नंबर आ गया, अगला बच्चा आया तो उसके साथ नहीं बन पाया तो उसको कम नंबर, जबकि दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये थोड़ा सा था रहता है। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी आपका ज्वाइनिंग लेटर आए, और सारी चीजें जितनी भी कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट सब आपके पास सारी आपने अवेलेबल कर ली है ना अपने साथ। यस सर, यस सर। हाँ, जितना भी सर जैसे आपका एक पूछना था कि ओबीसी एनसीएल की भी जरूरत पड़ेगी, एनसीएल सर्टिफिकेट? ओबीसी का तो नॉन क्रीमी लेयर का तो आपको चाहिए होगा ना, वो आप कितना आपका इनकम है, ओबीसी का कैटेगराइजेशन तो उसी पे होता है ऑल इंडिया लेवल पे। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उस पे वो ओबीसी का सर्टिफिकेट है? नहीं, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो लिखा रहता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका होगा तो उसमें लिखा होगा फाइन क्लियरली कि ये क्रीमी रहित लेयर में आते हैं, क्रीमी रहित वर्ग में।
ऐसा उसको पूरा देख लीजिएगा, या आपको कंफ्यूजन होगा तो मेरे को पर्सनली उसको फोटो खींच के मेरे को भेजिएगा, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कि वो ओके है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा कोई इशू नहीं है उसमें। आप ये कर सकते हैं कि एक बार मेरे को भेजिएगा, मैं पढ़ लूंगा, या जो भी लोग हैं सीनियर उनसे मैं बात कर लूंगा अगर कुछ भी डाउट लगा ऐसा तो। क्योंकि वो फॉर्मेट अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करा था बैंक ने उसी फॉर्मेट में है तो फिर कोई इशू नहीं। जी और आपको वही आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के दौरान तो वही दिखाए होंगे आप। यस सर, वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ था, बस तो जस्ट फिर एक दिमाग में आया कि फिर लोग नो बात नो कर रहे थे इस नहीं बारे नहीं, में। फिर वो वहां पे इशू नहीं करेंगे, वहां पे भी नहीं करेंगे, वहां पे भी नहीं। ऑल्दो अगर आपको थोड़ा डाउट है तो हमको भेजिएगा, हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना। और कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है। बाद बाकी आप अपना जो एप्लीकेशन रिप्रिंट कर लिया आपने आईपीएस से, यस सर। हाँ यस सर। एप्लीकेशन प्रिंट निकाल लीजिए, 2-3 सेट बना लीजिए, और 10 फोटो जो आपने वहां लगाया था वो रख लीजिए, ठीक है ना। 10 जी फोटो कम से कम रखिएगा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगा हुआ था, जी ठीक है ना। और बाद बाकी तो सारे जो आपके डिग्री मार्क्स होंगे या सेमेस्टर वाइज मार्क्स होंगे या जो भी कैटेगरीज कोई चीजें होंगी वो सब सारा। वैसे अपॉइंटमेंट लेटर जो आएगा ना, ज्वाइनिंग लेटर, उसको अपॉइंटमेंट एक्सेप्टेंस लेटर पहले आता है कि जी जॉब एक्सेप्टेंस लेटर, तो उसमें सारी चीजें दी रहेंगी कि आप ऐसे ऐसे तैयार करके रखो और पहले इसको भर के फॉर्म भेजो। तो तो सर वैसे ये आप जैसे अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल में आना डीवी का मेल। डीवी का मेल अप्रैल लास्ट तक हो सकता है। एक महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो आ गया, उसका मनीष मीना था बच्चा, ठीक है ना, अपने ही वो प्रोग्राम में भी था वो। उसको भी मैंने थोड़ा सा वो फंबल करता था बच्चा, तो उसको भी मैंने बोला था कि थोड़ा आप रुक जाइए, मतलब बोलते बोलते जब वो तेज हो जाता था बस वो फंबल करने लगता था। तो मैंने बोला रुक रुक के आराम से, एकदम हड़बड़ाना नहीं। तो वो बच्चे का भी हो गया सिलेक्शन, बहुत अच्छा। और उसको अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मिला है, और उसकी उसकी ज्वाइनिंग एक्सेप्टेंस लेटर आ गई है और उसको भेज दिया है उसने। और अब देखते हैं फिर कि डीवी के लिए कब बुलाता है। तो सारे इंस्ट्रक्शन लेटर्स आएंगे आपको, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड में होना चाहिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना। यस सर। अच्छा, देखता हूँ मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मेरा किसी स्टाफ से होगा तो मैं बात करता हूँ कि अगर उस लेवल के सीनियर मैनेजर चीफ मैनेजर लेवल के कोई अधिकारी अगर मुझे मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई किस तरह से सोचा गया है इस बार। क्योंकि अभी मैं एक वीडियो कल रिलीज करूंगा कि अब सेलेक्ट हो गए तो ज्वाइनिंग अब क्या करें क्या नहीं। आपने प्रीमियर किया है, मैंने टाइमर लगा रखा है उसका। हाँ आपने प्रीमियर के लिए किया था। हाँ हाँ, प्रीमियर के लिए किया था बट आज उसको रिलीज नहीं करा। हाँ, रिलीज नहीं करने का रीजन था कि आज रामनवमी के कारण और कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, ठीक है ना, वो प्रॉपरली वीडियो चल नहीं रहा था, ठीक है ना। अपडेट तो हो गया बट प्रॉपर मैंने जब उसको चेक करके देखा तो थोड़ी दिक्कत, तो हम लोगों ने कल पे पोस्टपोन कर दिया उसको, कल शाम में होगा। और वो आपको उसमें से काफी सारी चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बेनिफिट हो गया थोड़ा सा उससे कि क्या प्रोसेस होता है बैंक के अंदर जिसके कारण से आपका लेट हो जाता है या ऐसा क्या चलता रहता है। तो सारी बातें उसमें आपको देखिएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और मीटिंग के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। At last, I want to thank my father, mother, sisters, and my friends, and Pratyush sir for their constant support. You all have played a key role in my success. Thank you very much.